हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए CC4 से एक टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध। मैंने इस वीडियो के पहले भी आप लोगों को ट्रिपल अलायंस एवं ट्रिपल एतांत के बारे में समझाया। जब ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत की बात की तब मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से विश्व दो खेमों में बढ़ते चला गया। ट्रिपल अलायंस जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली, ट्रिपल एतांत जिसमें कि रूस, इंग्लैंड एवं फ्रांस जैसे देशों की सहभागिता बन चुकी थी। इसके अलावा हर राष्ट्र अपने अधीन जो भी उपनिवेश थे या जो भी मित्र राष्ट्र थे उनको अपने अधीन शामिल करना शुरू कर दिया। तो बात होती रही है प्रथम विश्व युद्ध की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी एक भूमिका बननी तय हो चुकी है। विश्व अभी तक दो गुटों में बंट चुका है। प्रथम विश्व युद्ध, ऐसा नहीं है कि इसके पहले विश्व में युद्ध नहीं हुए हैं। विश्व में युद्ध हुए हैं, लेकिन यह युद्ध केवल दो देशों के बीच, छोटे छोटे राज्यों के बीच या कुछ सीमित प्रदेशों के आधार पर हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वह बिल्कुल ही भयावह था, जिसमें काफी जनधन की हानि हुई। इसके अलावा काफी लोगों को इससे हानि का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध ऐसा था जिसमें कोई किसी को, गोरी, काली, भूरी सभी जाति के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा बात नहीं था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ तक कि जल एवं थल सभी दिशाओं से लोग भाग लिए इसमें। और इस तरह से यह प्रथम विश्व युद्ध काफी ही विकराल था। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो निर्माण होना शुरू हुआ था उस काफी पहले से ही चला आ रहा था। हालांकि बिस्मार्क ने एक भविष्यवाणी भी की थी कि मैं तो विश्व युद्ध नहीं देखूंगा, लेकिन तुम लोग जरूर देखोगे। उनका यह कथन वाकई सत्य हो गया। और इसके अलावा जो बर्लिन की संधि में ही बिस्मार्क ने जो बीज बो दिया था उस बीज का फल प्राप्त होना तो अवश्यंभावी ही था। और इस बीज का फल प्रथम विश्व युद्ध के रूप में लोगों को प्राप्त हुआ। तो अब आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे। उन कारणों पर एक दृष्टिपात डालने से हमें विभिन्न कारणों को देखने समझने का मौका मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रथम कारण था वह था दल प्रथा। दल प्रथा, आखिर यह दल प्रथा है क्या? तो इसके पहले ही मैंने समझाया था कि जो दल प्रथा है वह एक तरीके से विश्व का दो खेमों में बंट जाना था। जैसे कि त्रिराष्ट्र संधि हुई जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली एवं जर्मनी ने हिस्सा लिया। और जर्मनी इस समय तक यह लोगों को समझाने का भरसक प्रयास कर रहा था कि मैं ना ही किसी का पर्सनली मित्र हूं तो ना ही किसी का दुश्मन हूं। लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि विश्व में अगर आगे बढ़ना है तो दो ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रों को अपने साथ रखना पड़ेगा कि आवश्यकता पड़ने पर मुझे इन दो देशों से, इन दो राष्ट्रों से सहायता प्राप्त हो सके। तो इस तरह से देखते हैं उसने फ्रांस को इस समय तक विश्व में बिल्कुल अकेला छोड़ रखा था। लेकिन जब लोगों को यह एहसास हुआ तो फ्रांस, इंग्लैंड एवं रूस ने भी एक हार्दिक मैत्री संबंध का गठन किया, जिसे लोग ट्रिपल एतांत के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक 1907 तक विश्व दो खेमों में बंट चुका है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है गुप्त कूटनीति। ये गुप्त कूटनीति क्या थी? तो हमने अभी देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले विश्व दो गुटों में बंट चुका है।
लेकिन अब ये गुप्त कूटनीतिक होने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो हम देखते हैं कि जो इटली जो थी, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया से पहले ही संधि कर चुका था, लेकिन इसके अलावा उसने इंग्लैंड एवं फ्रांस से भी गुप्त रूप से मैत्री संबंध स्थापित किया, जिसकी भनक कानो कान किसी को नहीं लगी। तो एक तरह से यह एक जो गुटबंदियां हुई वो उस पे पानी फेर चुका था। जब ऑलरेडी तीन तीन प्रदेशों को लेकर, राष्ट्र को लेकर संधियां हो चुकी थी, उसके बावजूद इटली अपने लोगों को छोड़कर दूसरे हार्दिक मैत्री संबंध के राष्ट्रों से, फ्रांस एवं इंग्लैंड से गुप्त रूप से संधियां की। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावना। प्रथम विश्व युद्ध के पहले पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना पूर्ण रूप से फैल चुकी थी। जैसे कि पहला जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक पूरा राष्ट्र जो था, दो मुख्य रूप से प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन वहां पे चल रहे थे। जो पहला था पान स्लाव आंदोलन, जो कि जर्मनी में था। जर्मनी में पान जाति के लोग रहते थे, तो पान जाति के लोग विश्व में जहां जहां भी रहते थे वे अपनी लोगों की, अपनी जाति के लोगों की सुरक्षा करना चाहते थे और अपने लोगों को संगठित करना चाहते थे। दूसरा वो जो चल रहा था रूस में पान स्लाव आंदोलन, जो कि रूस में स्लाव जाति के लोग थे, तो वो लोग चाह रहे थे कि मेरी भी जातियां जहां जहां हैं वो संगठित हो जाएं और सुरक्षित रहें। तो इस तरह से दोनों राष्ट्रों की भावनाओं में राष्ट्रवादिता मुख्य रूप से प्रबल हो चुकी थी। इसके अलावा इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, जर्मनी में भी ये राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक पूरा विश्व जो है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा था। इसका एक मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगों के विकास होने के फलस्वरूप लोग अपने माल को बाजार में बेचने के लिए और अपने माल को तैयार करने के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अलग अलग उपनिवेशों में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। तो ऐसे में लोगों में यह भावना आ गई कि कहीं कोई मेरे उपनिवेश ना छीन ले, या फिर ये भावना थी कि कहीं उपनिवेश के दौर में मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं। तो इस तरह से प्रत्येक राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्रों को अपने उपनिवेश के रूप में देख रहा था। इसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है सैनिकवाद की भावना। प्रत्येक राष्ट्र अब सैनिक प्रतिस्पर्धा के दौर में रम चुका था। लोग अपनी सैनिक सहायता को सैनिक में जल सेना एवं थल सेना की वृद्धि में लग चुके थे और इनका मानना भी था कि युद्ध के लिए सैनिकों को हर समय तैयार भी रहना चाहिए और जो सैनिक होते हैं वही तो मेन राष्ट्रीय गौरव की प्रधानता की बात होती है। इसके अलावा जो हमारा पांचवा पॉइंट है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अभी तक हम यह महसूस कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के होने के समय तक विश्व में अभी तक कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी नहीं है जो कि इस तरह के युद्ध को रोकने में सफल हो, जो कि हर राष्ट्रों के बढ़ती महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कोई कठोर कदम उठा सके। हमारा छठा पॉइंट जो है वह है अल्सेस एवं लारेन का प्रदेश। अल्सेस एवं लारेन का जो प्रदेश था वह मुख्य रूप से लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। जब फ्रांस एवं जर्मनी में युद्ध हुए थे तो जर्मनी ने फ्रांस को 1870 ईस्वी में युद्ध में परास्त कर दिया था और इस युद्ध में परास्त होने के बाद फ्रांस के जो अल्सेस लारेन क्षेत्र का प्रदेश था उस पर जर्मनी ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब फ्रांस को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और वह भी सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपने प्रदेश को वापस लाऊं, और जर्मनी यह सोच रहा था कि अल्सेस लारेन जैसा क्रीमी क्षेत्र जो मुझे प्राप्त हुआ है, लोहे का क्षेत्र जो कि औद्योगिक
क्रांति में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है लोहा। लोहे से ही सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं, चाहे वो अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो, सैनिक स्पर्धा के लिए या फिर नौ सैनिक के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप देखें, उद्योगों कल कारखानों के निर्माण में हर क्षेत्र में लोहा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि लोहे की प्राप्ति के लिए जर्मनी एवं फ्रांस के हित आमने सामने टकरा रहे हैं और जर्मनी भी आतंकित था कि कहीं मुझे फ्रांस से युद्ध ना करना पड़े और फिर फ्रांस को मुझे यह क्षेत्र वापस ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट है, 8वां पॉइंट है बोस्निया एवं हर्जेगोविना। जिस तरह से अल्सेस एवं लॉरेन का प्रदेश के लिए जर्मनी एवं फ्रांस के आपसी हित टकरा रहे थे, उसी तरह से बोस्निया एवं हर्जेगोविना के प्रश्न पर लोग आपस में टकरा रहे थे। 1878 में 1878 में जो बर्लिन की संधि हुई थी, उसमें बोस्निया एवं हर्जेगोविना को इस पर ऑस्ट्रिया को इसे अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासन के लिए दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस चीज का विरोध करते हुए बोस्निया एवं हर्जेगोविना को अपने राज्य के अंतर्गत विलीन कर लिया, जो कि सर्बिया के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों में युद्ध होना असंभव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9वां पॉइंट है मोरक्को संकट। मोरक्को संकट हम यह देखते हैं कि 1904 ईस्वी में इंग्लैंड एवं फ्रांस में संधि हो जाने के पश्चात जर्मनी अब चिंतित हो गया। अब क्योंकि इससे उसके अफ्रीका में जो उपनिवेश थे उस पर भी संकट की संभावना थी और 1905 में जो हुए मोरक्को में जो संकट हुआ उसको दबाने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी, जो कि जर्मनी को पसंद नहीं था। जर्मनी ने भी कुछ करने का सोचा, लेकिन फिर जैसे तैसे इसे दबाया गया इंग्लैंड के हस्तक्षेप के बाद। कुछ वर्ष के पश्चात पुनः मोरक्को में आंदोलन शुरू हो गया, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए फ्रांस ने पुनः अपनी सेना भेजी। जर्मनी ने भी इसमें शामिल होने के लिए अपनी नौसेना आगे बढ़ा दी। तो जर्मनी को पीछे हटना पड़ा, किसके कहने पे? इंग्लैंड के कहने पे, जो कि जर्मनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले कि मैं इन सब क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परतंत्र इटली। इटली आखिर फिर से घूम फिर कर इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी पे आकर रुक जा रहा है। आखिर ऐसा क्या था कि इटली को अच्छा नहीं लग रहा था? तो इसका ये कारण था कि एड्रियाटिक सागर के जो उत्तर वाला भाग था उसमें इटली का एक जो प्रदेश था जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। अब यहाँ देखिए, समझने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी साथ हैं, ठीक। अब इटली के ही एक प्रदेश पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी ऑलरेडी फ्रेंड है, एक संधि के रूप में है। अब एक फ्रेंड के द्वारा दूसरे फ्रेंड के कुछ प्रदेश को अगर अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है तो दोनों में अनबन तो होगी। ऐसे में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देना स्वीकार किया, लेकिन इटली का नहीं। ऐसे में इटली ने यह सोचा कि जब तक मैं त्रिराष्ट्र संधि में हूं, त्रिराष्ट्र संधि जो कि इटली, ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के बीच हुई थी, जब तक मैं त्रिराष्ट्र संधि के अंतर्गत हूं तब तक मुझे मेरे प्रदेश ऑस्ट्रिया से वापस नहीं मिल सकते हैं। ऐसे ही सिचुएशन में उसने इंग्लैंड एवं फ्रांस एवं रूस, जो कि ट्रिपल एतांत के क्षेत्र में थे, उससे संधि करनी, उसे गुप्त संधियां करनी, मित्रता करनी शुरू कर दी। हमारा अगला पॉइंट है वो बाल्कन युद्ध है। बाल्कन युद्ध जो हुआ था इसके पहले, प्रथम और द्वितीय, उसमें यूरोप की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। जो सर्बिया को काफी भूमि प्राप्त हुई थी इस बाल्कन युद्ध से, और सर्बिया को जो भूमि प्राप्त हुई उससे रूस को काफी फायदा हुआ। इस तरह से ऑस्ट्रिया, बाल्कन जो युद्ध हुआ उसमें ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी को काफी नुकसान हुआ।
तो इस तरह से ये ऐसे सिचुएशन का लाभ उठाना चाह रहे थे कि कब युद्ध हो जाए और मैं अपने सारे अहित को हित में बदलने की कोशिश करूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 12वां पॉइंट है विलियम कैसर द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं। जब तक जर्मनी में बिस्मार्क का शासन रहा तब तक बिस्मार्क की नीतियों के द्वारा फ्रांस को इस पूरे विश्व में अलग थलग करने की रणनीति जो बिस्मार्क ने चली थी उस पे कायम था। इसके अलावा नौसैनिक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में वो अपने आप को शिथिल करके रखा हुआ था और इंग्लैंड की नौसैनिक प्रतिस्पर्धा काफी अधिक थी। बिस्मार्क के मरने के पश्चात जब विलियम कैसर द्वितीय शासक बना तो उसकी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई। वह ऐसे किसी भी नीति को मानने के लिए अब तैयार ही नहीं था कि जिससे उसे पिछड़ापन होने का आभास हो। वह चाहता था कि मैं सभी क्षेत्रों में आगे रहूं। इसलिए उन्होंने जो इंग्लैंड के साथ जो नीति थी कि मैं सैनिक प्रतिस्पर्धा में कभी आगे, उसने उसे कभी त्याग किया और कई जगह ऐसे ऐसे भाषण दिए जिस उसके भाषण में युद्ध की जो नीति थी वो स्पष्ट दिखती थी और उसके भाषण में लोगों को इतना उकसाया कि लोग युद्ध के लिए उतारू हो गए। उन्होंने भाषण के तौर पे कहा था कि हमारा भविष्य जो है समुद्र पर निर्भर है। मैं उस समय तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी जल सेना को अपनी थल सेना के बराबर ना कर लूं। और इसके अलावा हमको अधिक से अधिक नौसेना को बढ़ाने की आवश्यकता है, जल सेना बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके अलावा हमें अधिक बारूद की भी आवश्यकता है। अपने अभिभाषणों में धमकी भरे स्वर में उसने कहा भी कि यदि मित्र राष्ट्र देश युद्ध करना चाहते हैं तो वे युद्ध प्रारंभ कर दें, हम युद्ध से नहीं डरते। तो इस तरह से विलियम कैसर की महत्वाकांक्षाएं जो ऐसी ऐसी थी, ऐसी ऐसी भाषणों का उन्होंने उद्घोषणा किया जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध को करना अवसंभावी कर दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समाचार पत्र। समाचार पत्र इस समय प्राय सभी देशों के समाचार पत्र अपने देशों को बढ़ चढ़कर अधिक और अपने प्रतिद्वंदी देशों को कम बता रहे थे। इससे समाचार पत्रों ने भी जो विद्वानों के भाषणों ने भी लोगों में इतनी जागरूकता भर दी, इतनी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारा ही राष्ट्र सबसे हित है, बाकी सब गए और इस वजह से सभी इस युद्ध में कूद पड़े। अब हमारा लास्ट प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था वह था सेराजेवो हत्याकांड। ये क्या है? तो हंगरी का राजकुमार तथा ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का उत्तराधिकारी 29 जून 1914 को सेना का निरीक्षण कर कर लौट रहा था। तभी जो आर्कड्यूक थे और उसकी पत्नी को एक बोस्निया युवक द्वारा हत्या कर दी गई। अब जो उसकी पत्नी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई, उसका जो हत्यारा था पान स्लाव आंदोलन का समर्थक था। अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को इस हत्याकांड का जिम्मेवार बताया और सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि भाई आप जल्द से जल्द, कुछ शर्तों को उसने रखा जिसमें सर्बिया ने कुछ शर्तों को माना भी, लेकिन उसने सभी शर्तों को नहीं माना। इससे ऑस्ट्रिया व्यथित हो उठा और उसने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और सभी राष्ट्र एक दूसरे के जो भी मित्र राष्ट्र थे सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए विश्व के सभी देश, सभी राष्ट्र आपस में इस युद्ध में कूद पड़े।
तो यह था प्रथम विश्व युद्ध, जो कि काफी जनधन की हानि के साथ ही समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।